नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पर मनाया जाता है। कैंसर के खिलाफ जागरूकता में आज का दिन काफी अहम है। हर साल लाखों लोग कैंसर की बीमारी के आगे हार जाते हैं। WHO के आंकड़ों की अगर माने तो यह संख्या साल दर साल बढ़ने ही वाली है। और ऐसे में क्या वजह है कि कैंसर लोगों को अपना शिकार बना रहा है? क्या लाइफस्टाइल में बदलाव इसकी वजह है या फिर कुछ और? आज न्यूज 18 पर आपको कैंसर के खिलाफ लड़ाई की इस मुहिम में शामिल करते हैं देश के टॉप डॉक्टर्स में शुमार कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुमान कुमार से जानेंगे कि आखिर क्यों कैंसर किलर बनता जा रहा है और क्या आप अपनी जीवन शैली में बदलाव के जरिए इस जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं या फिर इसे हरा सकते हैं। बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किलर कैंसर का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये जानलेवा बीमारी हर दिन हजारों जिंदगी निगल रही है। अभी 2 दिन पहले ही मशहूर एक्ट्रेस पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर से मौत की खबर उड़ी तो ये सवाल फिर जिंदा हो उठा कि आखिर जिसका टीका और बचाव संभव है वो भी क्यों नहीं। हालांकि पूनम पांडे का दावा है कि उन्होंने टीके को प्रमोट करने और अवेयरनेस के लिए ही अपनी मौत की कहानी गढ़ी। I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. आज यानी 4 फरवरी को हर साल दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद आम लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना है। लेकिन इसी बीच WHO ने ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो होश उड़ा देने वाली है। WHO के मुताबिक 2050 तक कैंसर के नए मामले साल 2020 की तुलना में लगभग 77% अधिक बढ़ जाएंगे। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि साल 2050 में कैंसर के लगभग 3.5 करोड़ नए मामले सामने आ सकते हैं। इसलिए कैंसर से बचाव और सावधानी ही सही इलाज है। पहला, स्मोकिंग ना करें। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर ना हो तो बेहतर है। कॉन्डोम या बैरियर मेथड का इस्तेमाल करें ताकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का ट्रांसमिशन ना हो। रेगुलर पैप टेस्ट, PAP पैप टेस्ट कराएं, जिससे पता चलता है अगर कोई बदलाव आने लगा है तो ये 8 से 10 साल बाद जाके कैंसर में तब्दील होगा, वो पहले पकड़ में आ जाए। अगर इन सब लक्षणों को करेंगे तो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम संभव है। कैंसर कुल 6 तरह के होते हैं: लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, स्तन कैंसर, पेट का कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। हर कैंसर के लक्षण और उपचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंजाम एक ही होता है। इसलिए इस जानलेवा बीमारी के बारे में जितना अधिक आपको पता होगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो कैंसर एक महामारी की तरह दिनों दिन पैर पसारता जा रहा है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर भी शामिल है और इसी पर आज हमारा फोकस होगा। दूसरे कैंसर भी हैं, लेकिन इससे बचे कैसे, पहचाने कैसे, इलाज क्या है, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्मशिला हॉस्पिटल के डॉक्टर, डायरेक्टर, कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के स्टूडियो में। और आज अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको सर्विकल कैंसर के बारे में कोई जानकारी नहीं है तब भी आप इस प्रोग्राम को देखिए। अगर आपको आधी अधूरी जानकारी है या कोई कंफ्यूजन है, आप देखिए इस प्रोग्राम को।
इससे बचा कैसे जा सकता है, और अगर शुरुआत हो गई है तो पहचाना कैसे जा सकता है, अगर है कहीं ये बीमारी तो इसे दूर कैसे किया जा सकता है, किस स्टेज में कितना ज्यादा खतरा होता है, हर पहलू की हम बातचीत करेंगे। सर्विकल कैंसर है क्या ये भी समझेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूं कि सर्विकल कैंसर आखिर ये कितना खतरनाक है। जी, कैंसर जब भी आप बोल रहे हैं तो कैंसर खतरनाक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कैंसर उसी को बोलते हैं जब टिश्यू मैलिग्नेंट हो जाए। ट्यूमर एक ब्रॉड कैटेगरी है, इसमें बेनाइन मतलब ना फैलने वाले कैंसर होता है, और कैंसर जब बोलते हैं मतलब मैलिग्नेंट, फैलने की समस्या। अब सर्विकल कैंसर की खास बात है, खतरनाक भी है और साथ में प्रिवेंटेबल भी है कि बहुत पहले से आपको जानकारी हो सकती है। अगर लक्षण के लिए जागरूक रहें, अगर जांच कराएं और प्रिकॉशन लें तो इसको रोक भी सकते हैं। तो बड़ी खास बात है इसमें, प्रिवेंटेबल है और अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर इग्नोर हो गया, जो कि अनफॉर्चुनेटली भारत में हो रहा है कि स्टेज 3 और स्टेज 4 में ज़्यादा केसेज जा रहे हैं, जो एक तरह से लाइलाज स्टेज में पहुंच जाते हैं, तब ये खतरनाक होता है। स्टेज 3 स्टेज 4 वहां तक पहुंचने से पहले क्या हम ये पता लगा सकते हैं, क्या जो बात हो रही है, वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया सर्विकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई को कितना महत्वपूर्ण है, इसे से हम समझ सकते हैं कि वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जा रहा है। 9 से 14 साल की बच्चियों को इंजेक्ट किया जाए, उन्हें मेडिसिन दी जाए ताकि उनको रोका जा सके, उनमें आगे ये प्रॉब्लम ना हो। तो इस एज के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी कि 9 से 14 साल ही क्यों? जी, पहले तो ये समझिए कि वित्त मंत्री ने ऐलान किया तो उसके पीछे की वजह क्या रही होगी। कैंसर इकोनॉमिक्स को समझने की जरूरत है। अगर सर्विकल कैंसर एक को लें, अगर इसके रोकने में HPV वैक्सीन, जो सर्विकल कैंसर वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, उसको दें, जितना खर्चा आएगा, और नहीं रोकें तो कैंसर का बर्डन जितना भारत में है उसके इलाज में जितना खर्चा आ रहा है और जाने भी जा रही हैं, ये कई गुना ज़्यादा है। तो ये फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट था कि वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। अब 9 से 14 साल क्यों? सर्विकल कैंसर के पीछे की वजह है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो संभोग से संक्रमण होता है। अभी तक सबसे एस्टेब्लिश मेथड यही है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। तो आपने 9 से 14 साल इसलिए तय किया कि आमतौर पे हम मानते हैं कि जब फीमेल हार्मोन्स जनरेट होगा एक लेवल पे, जब बच्ची ग्रो करने लगती है, सेक्सुअल डिजायर होगा, तभी वो सेक्स में इन्वॉल्व होती है, तो उसके पहले ही इसको वैक्सीनेट कर दीजिए ताकि प्रोटेक्शन काफ़ी हद तक हो जाए। 9 से 14 साल इसीलिए एज ग्रुप रखा गया। कुछ वैक्सीन में रिकमेंडेशन है कि मान लें सपोजिटली कि अगर सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हुआ है तो अप टू 26 ईयर्स दे सकते हैं इस वैक्सीन को, लेकिन 26 साल के बाद इसका बहुत फायदा नहीं देखा गया। कई जगह रिकमेंडेशन होता है लेकिन बहुत फायदा नहीं है। अब बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, डॉक्टर्स भी कई कहते हैं कि आप 30 ईयर्स तक एक महिला 30 साल तक ले सकती है, क्या उससे कोई फायदा नहीं इसका मतलब? जी देखिए, CDC गाइडलाइन है, US बहुत अच्छी डिवीजन है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उसने क्लियर कट कहा है कि 26 साल से ऊपर आपको काउंसिल नहीं करना, मतलब मरीज को समझाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डिमांड करता है, लेकिन किसको देना है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, मतलब उसको एड्स की पॉसिबिलिटी, डायबिटीज हो, कोई अनकंट्रोल इस तरह की बीमारी जिसमें HPV ग्रो कर सकता है, उसमें देने की बात कही है। 26 के बाद फायदा अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है, फर्दर अगर रिसर्च आएगा तब देख सकते हैं। बेस्ट एज है 9 से 14 साल। ठीक है, इस पर मैं और डिटेल में आपसे जानकारी लूंगी कि अगर 26 साल या 30 साल या 32 साल अगर कोई टेस्ट करवाए कोई महिला और अगर उसमें डिटेक्ट नहीं हुआ है अभी तक सर्विकल कैंसर, तब क्या करना चाहिए? क्या तब वैक्सीन लेना चाहिए या कोई और रास्ता है? इस पर भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ा सवाल है, सर्विकल कैंसर है क्या, ये शरीर के किस हिस्से में होता है, ये भी समझाए हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे लोग सर्विकल इस शब्द से कंफ्यूज हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस को आमतौर पे समझते हैं सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन का दर्द होता है, इसलिए गर्दन का कैंसर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको जरा मैं डिस्प्ले में आपको समझाता हूँ। बिल्कुल। ये इसको कहते हैं यूट्रस, बच्चेदानी का हिस्सा हुआ। ये बर्थ कैनाल, जिसको आमतौर पे विजाइना बोलते हैं।
इसके ओपनिंग, यूट्रस की बिल्कुल ओपनिंग जिसको मुंह कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं सर्विक्स। इस एरिया में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इस रास्ते से इन किया, यहां पे जमा हो गया और कुछ समय के बाद ये वायरस इस सेल को बदलता गया। इसको कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। जी, ये है सर्वाइकल कैंसर। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। इसको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसको उससे समझना चाहिए हमें कि गर्दन से कोई सर्वाइकल से जोड़ के ना देखें। ये महिलाओं में ही होगा, तो पुरुषों में नहीं होगा। गर्दन तो पुरुषों में भी है लेकिन पुरुषों में नहीं होगा। दूसरा, हर फीमेल जिसके अंदर यूट्रस है, ये एक तरह से मान लीजिए कि वो ससेप्टेबल हैं, एट रिस्क हैं कि उनको सर्वाइकल कैंसर की संभावना बनेगी फ्यूचर में। तो आई होप कि लोगों का, खासकर महिलाओं का और घर के पुरुषों का भी ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि सर्विकल कैंसर आखिर शरीर के किस हिस्से में, और क्यों कहा जाता है कि महिलाओं को इससे ज्यादा डर है, क्योंकि ये रिलेटेड महिलाओं से ही है जी। अब मेरा अगला सवाल है, जो स्टेजेस की बात हो रही है, क्या हम सर्विकल कैंसर को रोक सकते हैं, और अगर कोई इससे ग्रसित हो जाए तो फिर क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण बात इस कैंसर के साथ है कि प्रिवेंटेबल है, मतलब रोकथाम संभव है, अर्ली डिटेक्शन संभव है, और एक स्टेज है प्री कैंसर, वो भी इसमें पकड़ा जा सकता है। अब समझिए ध्यान से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जब चालू हुआ तो रिस्क हो गया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का संक्रमण होगा। तो संभोग से संक्रमण और संक्रमण से समस्या, इसमें देखिए कितना डिफरेंस है। संक्रमण हो गया, मिनिमम 10 साल लगता है ये कैंसर में तब्दील होगा। अब क्या होता है, संक्रमण जब हुआ, अगर आपका इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम बॉडी का अच्छा है, तो 100 में से 66-67 महिलाएं इस वायरस को वॉश ऑफ कर देती है। जैसे आप नॉर्मल वायरल इलनेस देखते हैं, आता है चला जाता है। 30 से 33 लोगों में ये वायरस वहाँ रह जाता है और स्लोली वहाँ ग्रो करने लगता है, वहाँ के कोशिकाओं के डीएनए में घुसता है, उसको बदलने लगता है और कई चरण से गुजरता है, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, उसके बाद जाके कैंसर बनता है। तो अगर आपने जांच कराई और उसमें देखा कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का डीएनए, एक टेस्ट है पैप टेस्ट, उसमें देखते हैं डीएनए, अगर डीएनए मिल रहा है तो मतलब एचपीवी आपके अंदर मौजूद है, तो उस समय ही अगर इसका ट्रीटमेंट हम चालू कर दें, अगर मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया दिखा, लेजर से उसको बर्न कर दें, प्री कैंसर स्टेज में खत्म हो गया, कैंसर में तब्दील ही नहीं होगा, और उसके बाद आप जांच कराते रहें। और अगर ऐसे समय पर आपने जांच शुरू की कि पैप टेस्ट में आ गया कि सर्विकल कैंसर डेवलप हो गया, अर्ली स्टेज है, तो सर्जरी करके, बच्चेदानी का ऑपरेशन करके, रेडिकल सर्जरी होती है, उसको हटा दिया जाए, क्योर हो जाता है। हमारी कोशिश इन्हीं 2 चरण में ज़्यादा होनी चाहिए कि प्री कैंसर, अर्ली कैंसर डिटेक्ट हो, और बेस्ट होगा अगर इसको रोक सकें, प्रिवेंटेबल। यानी कि बेस्ट होगा कि रोक सके, जिसका जो तरीका है वो वैक्सीनेशन है। 9 से 14 साल के बच्चों को आप वैक्सीनेट, जितना ज्यादा जागरूकता होगी, जितना ज्यादा वैक्सीनेशन को आप तवज्जो देंगे, इस कैंसर के चांसेस उतने कम होंगे। क्या एक बार वैक्सीनेट होने का मतलब है कि अब नहीं होगा, ये है पूरा श्योर है? नहीं, इस देखिए हर वैक्सीन का प्रोटेक्शन रेट है 70% से लेकर 90% तक। कंपनी क्लेम कर रही है अपने अपने अलग अलग ट्रायल में कि इसका प्रोटेक्शन 100 लोगों को लगा रहे हैं तो किसी में 70, किसी में 80, इस तरह से प्रोटेक्शन आ रहा है जी। तो इसका मतलब है 100% प्रोटेक्शन तो हो नहीं रहा है। अगर इसमें आप कंबाइन करते हैं प्राइवेट पार्ट हाइजीन, मतलब स्कूल जाने वाली बच्ची और बच्चे दोनों को प्राइवेट पार्ट हाइजीन की ट्रेनिंग दी जाए, मेंस्ट्रुएशन के समय पैड कैसे इस्तेमाल करना है, टेम्पोन का कैसे ख्याल करना है। बहुत महत्वपूर्ण है कि घर में तौलिया या जो भी चीज, कपड़े प्राइवेट पार्ट के संपर्क में आते हैं वो एक दूसरे से शेयर ना करें, वो बेहतर होगा। स्पेशली बच्चियों को स्पेशली बच्चियों को। और बच्चों को इसलिए करना है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन बच्चे ही एचपीवी लेके लड़कियों में करेंगे, तो बच्चे को भी जागरूक होना है। और अगर इसको कंबाइन कर दें, वैक्सीनेशन प्लस प्राइवेट पार्ट हाइजीन, तो प्रोटेक्शन रेट काफ़ी ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसमें कॉमर्शियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है प्राइवेट पार्ट हाइजीन ट्रेनिंग में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं है इसके लिए जी। तो यहाँ एक और बात समझना चाहूंगी, क्या वैक्सीन कौन सा लेना है, ये इसको लेकर भी कुछ है हमारे पास कि किस वैक्सीन को ले, हम प्राइवेट डॉक्टर के पास जाए या फिर सरकारी डॉक्टर के पास जाए, हॉस्पिटल कौन सा चयन करें, क्या उस पर भी कुछ निर्भर है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डॉक्टर तो डॉक्टर है, वैक्सीन वैक्सीन है। अब वैक्सीन कौन सा ले, इसमें जरूर है कुछ खास बात। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के स्ट्रेन होते हैं, मतलब आपने कोविड के समय सुना होगा डेल्टा, ओमिक्रॉन, इस तरह के इसके भी स्ट्रेन हैं। हाँ। 16 और 18 2 स्ट्रेन सबसे कॉमन है सर्विकल कैंसर कराने में, तो उसको कहते हैं, इन दोनों के खिलाफ जो वैक्सीन है उसको कहते हैं बाईवैलेंट वैक्सीन, मतलब 2 स्ट्रेन के खिलाफ लड़ने वाला वैक्सीन।
तो ये सबसे सस्ता है और सबसे ये है। दूसरा आया जिसमें 4 स्ट्रेन है और एक में 5 स्ट्रेन है। तो देखिए बेस्ट तो है 5 स्ट्रेन वाला वैक्सीन, लेकिन थोड़ा भी महंगा है। इंडिया में भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन लेके आ रहा है, उस पर 4 स्ट्रेन क्लेम कर रहा है, कॉस्ट भी थोड़ा रिड्यूस करने की बात कर रहा है। अगर आ जाता है तो मिनिमम 4 स्ट्रेन तो जरूर लें, सरकारी में लें, प्राइवेट में लें, किसी डॉक्टर से लें। प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन वैक्सीन हो, मतलब वैक्सीन कहीं ऐसी जगह ना रखा हो जो डिस्ट्रॉय हो चुका हो, कोल्ड चेन मेंटेन हो, आप बिल्कुल लें। और उसका ड्यूरेशन भी है अलग अलग एज के हिसाब से, 2 डोज है और 3 डोज है। मतलब आज ले लें 0, इसके बाद कुछ कंपनी है जो कहती है 1 महीने बाद, और 3rd डोज 6 महीने बाद। हाँ। कुछ कंपनी है 0, मतलब आज लें और 6 महीने बाद दूसरी डोज ले लें। और 26 साल के अंदर अगर लगा रहे हैं, मतलब 14 के बाद, तो 3 डोज जरूरी है जी। इस पर और विस्तार से आपसे जानेंगे। सर्विकल कैंसर, जो महिलाएं एक बार सेक्सुअल लाइफ में आ गई हैं, यानी कि जो शादीशुदा जिंदगी निभा रही हैं, तो उनके लिए क्या है, वो कब कब टेस्ट कराएं, और अगर टेस्ट में नेगेटिव आता है तब उसके आगे क्या करें? क्या वो मुतमईन हो जाए कि उन्हें कोई अब समस्या नहीं है, या फिर आगे होने की संभावना है, डर है, तो आगे भी टेस्ट कराते रहना चाहिए? जी देखिए, डरना तो बिल्कुल नहीं है। विज्ञान हर समय आपके डर को खत्म करता है और विज्ञान को ही करना भी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया कि अब जो मैरिड हैं या एक्टिव सेक्सुअल लाइफ में हैं और वैक्सीन अभी आई है, उन्होंने नहीं लिया है, क्या करना है? पहली बात, स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग करने से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वहाँ ज़्यादा जमा होगा, ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा, रिस्क बढ़ाएगा। दूसरा, मल्टीपल पार्टनर अवॉइड करें, अन्यथा कॉन्डोम या बैरियर मेथड का इस्तेमाल करें। जो पुरुष हैं उनके भी अगर मल्टीपल पार्टनर हैं, महिला के मल्टीपल पार्टनर नहीं है, तो भी रिस्क रहेगा एचपीवी ट्रांसमिशन का, इसका ध्यान दें। इम्यूनिटी ठीक करने के लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये खाएं, क्योंकि ये फाइट है बिटवीन वायरस एंड बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। अगर आपका डिफेंस मैकेनिज्म ठीक है, वायरस आ भी गया तो उसको वॉश आउट कर देगा। और प्राइवेट पार्ट हाइजीन महिलाओं के लिए जो मैरिड हैं, सेक्सुअली एक्टिव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैड का इस्तेमाल फ्रिक्वेंट चेंज करें। कहीं भी कॉमन बाथरूम, टॉयलेट में जाएं तो अपने क्लीनिंग का ध्यान दें। इन छोटे छोटे चीज़ों का बदलाव करें, बिल्कुल चांस नहीं। अब आ गया कि अब उन्होंने टेस्ट कराया जी, 3 साल आपने जांच कराई, आपका ये नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस डीएनए नहीं आ रहा है, तो मतलब आप कंटामिनेटेड नहीं है। तब हम कहते हैं रिकमेंडेशन कि एवरी 3 ईयर पैप टेस्ट आप करा लें, टिल द टाइम जब आपका मेंस्ट्रुएशन आ रहा है। और अगर एचपीवी डीएनए पॉजिटिव आ रहा है, तब आपको फॉलोअप की जरूरत होगी, जिसमें कॉल्पोस्कोपी और अलग जांचें होती है, उसको कराना चाहिए जी। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या इसके कोई लक्षण भी है? जी, कोई लक्षण है? जैसे बाकी कैंसर में कुछ ना कुछ लक्षण है, चाहे वो सांस का हो, ब्लड कैंसर हो, या फिर फेफड़ों का कैंसर हो, कोई ना कोई लक्षण आ जाते हैं जिससे पता चलता है कि शरीर में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी एब्नॉर्मल है, और फिर जाते हैं हम टेस्ट कराने के लिए। क्या इसके भी कुछ लक्षण हो सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, बहुत खास बात है ये कि इसके लक्षण ऐसे हैं जो महिलाओं की कॉमन इश्यूज हैं, उसी से मिलते जुलते लक्षण है, तो लोग इग्नोर कर देते हैं। घर में माँ, मौसी कहती है हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है। असामान्य कुछ भी हो, सामान्य क्या है, तो मेंस्ट्रुएशन 28 दिन या 30 दिन में आ रहा है आपका, ये सामान्य बात हो गई जी। असामान्य हुआ इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब 14-15 दिन में आ गया, फिर से 1 महीने में फिर आया। कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग, जिसमें आप संभोग कर रहे हैं उसमें ब्लीडिंग हो जाए। फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज कॉमन होता है महिलाओं में, लेकिन उसमें बदबू आने लगे, रिस्क है। पेल्विक पेन, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, आमतौर पे मान लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हो, लेकिन अगर परसिस्ट कर रहा हो तो आप उसकी जांच कराएं, ये कॉमन है। और अगर ग्रोथ बड़ी हो गई तो कभी कोई मांस का टुकड़ा जैसा निकलता है, उसको भी लोग इग्नोर करते हैं कि क्लॉट जमा होगा। तो ये कॉमन चीज़ें जो महिलाओं के साथ होती है, उस लक्षण कैंसर के उसी से मिलते जुलते हैं, लेकिन असामान्य जब होने लगे तो आप बिल्कुल उसकी जांच करा लें। बिल्कुल। और अगर कुछ ऐसे स्टेज में पहुंच गए जहां पर ऑपरेट करना जरूरी है, जो कहते हैं बच्चेदानी निकालना पड़ जाए, जब महिलाओं की एज 45-50 या जब वो अब बच्चे नहीं करना चाहती है, उस एज में पहुंच गई, तब ऑपरेट करना, और अगर अर्ली एज है, क्या वैसे केसेस भी आपकी लाइफ में आए जिसमें 25-30 साल की लड़कियों को भी ऑपरेट करने की जरूरत पड़ी हो? जी बिल्कुल। सर्विकल कैंसर में, जिसको हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल, मतलब जब मासिक धर्म चल रहा है उसके पहले सर्विकल कैंसर डिटेक्ट होगा, ऑपरेट करना पड़ता है, बच्चेदानी, और जैसा मैंने दिखाया सर्विक्स, इसको निकाल दिया।
लेकिन इसमें हम प्री मेनोपॉजल मतलब मेंस्ट्रुएशन के पहले जिनका ऑपरेशन करते हैं, ओवरी बचा देते हैं एटलीस्ट एक साइड, ताकि फीमेल को पोस्ट मेनोपॉजल लक्षण ना आए, मतलब हार्मोन की डेफिशिएंसी ना हो। और जो पोस्ट मेनोपॉजल होती है उनमें ओवरी अगर सेक्रीफाइस भी करते हैं तो ऑलरेडी उनका हार्मोन लेवल डाउन हो चुका, उनको दिक्कत नहीं होती है। जी, जो एक बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों के जहन में और एक डर भी होता है कि ऑपरेट किया तो क्या फिर वो चाइल्ड कंसीव नहीं कर सकती वो महिला फिर कभी? जी बिल्कुल, बच्चेदानी के मुंह का ही कैंसर है और जब स्टेज आ गया, स्टेज 1 स्टेज 2, तो ऑपरेशन करने में पूरी बच्चेदानी निकलती है, तो इसलिए कंसीव नहीं कर पाती हैं, ये सच है। लेकिन आम तौर पे देखिए मैक्सिमम महिलाएं इस सर्विकल कैंसर लेके जब आती है तो ऑलरेडी उनका फैमिली कंप्लीट हो चुका होता है। और खास बात देखिए, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ, मतलब बच्चे जितने ज्यादा होंगे तो सर्विकल कैंसर का चांस उतना ज्यादा बढ़ता है। तो इसलिए वो भी कनेक्टेड है इससे। आमतौर पे इस तरह केसेस नहीं आते हैं जिन्होंने अभी शादी नहीं की है और बच्चे नहीं हुए हैं, उसका इंसिडेंस सिर्फ 5% है, जो जेनेटिकल सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, एंडोसर्विकल कैनाल का होता है। जी, ये आखिर में ये सवाल जरूर करना चाहूंगी, अगर किसी घर में ये केस पहले से है सर्विकल कैंसर, किसी माँ या फिर नानी या फिर किसी भी महिला को, क्या उसके हेरिडेटरी आगे भी बढ़ता है, ऐसा भी कोई डर होता है? सिर्फ 5% सर्विकल कैंसर जेनेटिक है, जो लेस देन 40 ईयर्स में हो जाएगा, 40 साल के पहले हो जाएगा। बाकी सर्विकल कैंसर स्पोरेडिक है, मतलब उसी फीमेल के एब्नॉर्मलिटी के कारण होगा, इन्फेक्शन के कारण। अब आप सोच सकते हैं कि कुछ ऐसे केसेस आते हैं रूरल एरिया से या बहुत स्लम में रहने वाले लोगों में कि पुश्त दर पुश्त या कई बार इस तरह से जो क्राउडेड प्लेस में रह रहे हैं उनको सर्विकल कैंसर कई फीमेल में हुआ। उसके पीछे की वजह आपको मालूम है, ये जेनेटिक नहीं है जी। क्राउडेड प्लेस, शेयरिंग सेम टॉवेल, ओके, हाइजीन की कमी कि आपने इन्फेक्टेड चीजों का इस्तेमाल किया, सारी महिलाएं इन्फेक्ट हुई और सब में, अच्छा स्लम में रह रही हैं तो इम्यूनिटी भी डाउन है, न्यूट्रिशन भी गड़बड़ है, इन सबको मिला जुला के आप देखें क्लस्टर, फैमिली क्लस्टर ऑफ सर्विकल कैंसर, तो वो केसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई डॉक्टर साहब। पहली बात कि आपको जागरूक होना है, सभी को जागरूक होना है। 9 से 14 साल की उम्र में लड़कियों को वैक्सीनेट कीजिए। दूसरा, हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाइजीन का ख्याल रखना है, खासकर बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए भी। आप जैसे बताते हैं कि सिर्फ एक तरफ नहीं, बच्चों को भी जागरूक करना होगा, उनको भी हाइजीन रखना होगा, और इस तरह से आप सर्विकल कैंसर से लड़ सकते हैं, बचाव भी कर सकते हैं। और अगर अर्ली स्टेज में आपने जागरूक है तो अर्ली स्टेज में पकड़ लिया, डिटेक्ट कर लिया, तो फिर इसकी बात समझना बहुत जरूरी है कि सेम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस थ्रोट कैंसर के लिए, माउथ कैंसर के लिए जिम्मेदार है, और पिनाइल कैंसर मतलब लिंग का कैंसर, तो बच्चों को भी बचाना है। और जो चलता है टैगलाइन कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहता हूं बच्चों को समझाओ, बेटों को समझाओ, वो भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी सवालों का जवाब देने के लिए। सर्विकल कैंसर के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है, लड़ना होगा, मिलकर लड़ना होगा, तो ये जो एक खतरा बढ़ता जा रहा है इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका स्टूडियो में शामिल होने के लिए। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।